कहां से आप चुनाव कराओगे। हमारे साथ इस वक्त हैं उद्धव सेना के हमारे पुराने मित्र खारकने साहब। खारकने साहब नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू सर। तो जबरदस्त रैली सर। अब मालूम पड़ा कि बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। आपको वैसे विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। वो भीड़ को देख करके जिस प्रकार शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ था, ये देख करके अब समझ में आया कि सरकार में हिम्मत क्यों नहीं हो रही बीएमसी के चुनाव कराने के लिए। खारकने साहब बताएं। सरकार को हिम्मत नहीं है, सिर्फ ये शिवाजी पार्क का मेरावत देखने के बाद हिम्मत नहीं है ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल से उनको हिम्मत नहीं है। पिछले 2 साल से वो इलेक्शन टाल रहे हैं क्योंकि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उनके हाथ में होने के वजह से वो इलेक्शन कमिश्नर होने दो या कोर्ट होने दो या सीबीआई होने दो या ईडी होने दो, हर गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर कब्जा करने के बाद में उनको जब भी चाहिए, उनको जब भी मौका मिले, मतलब उनके फेवरेबल कंडीशन में, वहाँ पे वो इलेक्शन लेना चाहते हैं और वो मौका तो उनको नहीं मिल रहा है। जैसा भी दिन गुजर रहा है उनका मौका बहुत कम हो रहा है जी। क्योंकि उनका जो फेल्योर है वो एजुकेशन में होने दो, हेल्थ में होने दो, रेवेन्यू में होने दो, उनका फेल्योर सामने आ रहा है। इसके लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है और इसके लिए वो इलेक्शन भी नहीं ले रहे। प्रदीप जी, वी वांट टू नो एग्जैक्टली कल के जो रैली में उद्धव ठाकरे जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा सर। उन्होंने कहा कि आप अगर डायनेस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आज के चीफ जस्टिस जो है, आज के चीफ जस्टिस है, उनके फादर भी एक चीफ जस्टिस थे, बट आज के जो चीफ जस्टिस है वो अपने खुद के बल पे, अपने होनहार इंटेलेक्ट से आज चीफ जस्टिस बना है। मगर आगे जाके उद्धव जी कहा कि आई वुड लाइक आवर चीफ जस्टिस टू शो दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आज जुडिशरी पॉलिटिकल मास्टर्स के ग्रास्प में नहीं है। तो पूरे देश, पूरे दुनिया और पूरे इस देश के, भारत का हर सिटीजन ये देखना चाहिए कि द जुडिशरी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एंड द चीफ जस्टिस हैज टू प्रूव इट बाय एग्जांपल। तो 2 चीज उन्होंने कहा कि जो अपने बल पर आते हैं तो उसमें आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बोल नहीं सकते, और दूसरा जुडिशरी एक बहुत बड़ा चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वो मेंटेन होना चाहिए वॉट एवर पॉलिटिकल कंपल्शंस है। तो इस पे थोड़ा आपका ज्ञान लॉ में अच्छा है, तो इसको जरा विस्तार में बताए उद्धव जी क्या कहना चाहते थे। मतलब वो परिवारवाद के बारे में बात करते थे ना जी, परिवारवाद के बारे में बात करते थे। करेक्ट एग्जैक्टली। तो अभी परिवारवाद के बारे में अगर उनको बात करने का है तो उनका जो आइडोल है चाणक्य, वो चाणक्य किस परिवार से संबंध रखता था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का राजा बना, उसका लड़का राजा बना, उसका लड़का सम्राट अशोक राजा बना, वो सम्राट अशोक का लड़का राजा बना। मतलब ये मौर्य सम्राट इतना साल पहले उनको ऐसा कभी लगा नहीं है कि हमारे पिताजी का राज में कैसे संभालूं। एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाता है, उसको बहुत इजी पड़ता है क्योंकि वो डॉक्टर अपना हॉस्पिटल रन करता है। एक एडवोकेट का लड़का एडवोकेट बन जाता है, उसको बहुत इजी पड़ता है कि पिताजी का बिजनेस उसके हाथ में आ जाता है और पिताजी के जो संबंध है वो संबंध का फायदा उनको मिलता है। वो पिताजी भी अपने लड़के को एडवोकेट बनाने का ही सोचता है। ऐसा देखेगा तो डॉक्टर का लड़का अपने लड़के को एडवोकेट नहीं बनाएगा। एज फार एज पॉसिबल ही विल ट्राई टू मेक हिम एज ए डॉक्टर। तो इसके लिए इसको क्या आप परिवारवाद बोलेंगे? नाउ पॉलिटिक्स हैज बिकम अ प्रोफेशन। पॉलिटिक्स ऐसा कुछ धंधा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक नौकरी करो और बाद में पॉलिटिक्स खेलो
और बाद में राज करो, ये तो धंधा नहीं हो सकता है ना। पॉलिटिक्स इज ए फुल टाइम जॉब, और फुल टाइम जॉब में बाप के कंधे के ऊपर जो बोझ है, अगर वो बोझ लड़का उठाएगा तो उसको क्या परिवारवाद बोलेंगे? और मोदी जी अगर परिवारवाद के बारे में बात करते हैं तो उनका तो परिवार के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से लेके जितना भी परिवार आ गया उनके ऊपर उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि खुद को उनको परिवार नहीं है। मोदी जी को फोटोग्राफी और अपने आप को लोगों के सामने लाने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है, हर एक आदमी को कोई ना कोई शौक रहता है। उनको भी एक शौक है कि हमेशा वो फोटोग्राफी करते, चाहे वो ध्यान धारणा होने दो, चाहे वो मंदिर में पूजा होने दो, चाहे वो रैली होने दो, चाहे किधर घूमने जाने दो, चाहे वो कोई शेर के साथ में फोटो निकालना हो, वो फोटोग्राफी करते थे। आज तक पिछले 9 साल में, अभी 10 साल होने को आएगा, आपने कभी देखा है क्या मोदी जी के घर में उनका भाई, उनके घर में उनकी वाइफ, तो सवाल ही नहीं आता है, वाइफ को तो उसने छोड़ दिया, उनकी माँ, जो माँ के लिए वो बहुत कुछ बात करते थे, लेकिन माँ के घर में जाते थे, एक बार भी अपने परिवार को उसने अपने घर में, मतलब प्राइम मिनिस्टर को परिवार नहीं है, यही सब उनको दिखाने का है क्या? बिना परिवार का प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मैं जनता के ऊपर बहुत प्यार करता हूं। जो आदमी अपने परिवार के ऊपर प्यार नहीं करता है वो जनता को क्या अपनाएगा? इसके लिए उनका जो दोगलापन है, वो दोगलापन जनता के सामने आया है। उनके जो अंधभक्त है, वो अंधभक्त हमेशा बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के बारे में सोचते हैं। जो आदमी परिवार के बारे में नहीं सोचता है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को जो नहीं अपनाता है, वो देश को क्या अपनाएगा? मतलब देश के हर आदमी के साथ उसकी दूरी रहेगी, सिर्फ सत्ता के लिए और सिर्फ संपत्ति के लिए, और अपना जो एजेंडा है उसको साध्य करने के लिए वो ये बात करते हैं और दूसरे के सामने ये गलत मिसाल रखते हैं। No, I want to know, sir, जो एक तो आप यू आर हर्ट, उद्धव ठाकरे जी वॉज वेरी हर्ट। उद्धव ठाकरे जी इसलिए हर्ट था कि सिंबल चला गया, पार्टी चला गया, एंड एकनाथ शिंदे जी ने कल सभा भी वहां पर लिया, सभा भी दशहरा लिया, और बाला साहब जी का, ठाकरे साहब का पूरा उन्होंने बैनर्स सब जगह उपयोग भी कर दिया। तो ये एक चीज उनके दिल में है। तो बार बार जुडिशरी पे जो बोल रहे थे कि एक बहुत जबरदस्त जिम्मेदार चंद्रचूड़ साहब, आज ही इज वेरी एफिशिएंट एंड वेरी मैनेजेबल गुड जज, चीफ जस्टिस, बट द पीपल शुड से इट। और आगे जाके उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन बचना चाहिए। जो आज एक डिक्टेटोरियल अप्रोच चल रहा है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच चाहिए, चल रहा है, टोटलिटेरियन अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जुडिशरी सर्वाइव करके आगे प्रॉस्पर करे। तो उस पर थोड़ा आप ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, ये जो विचार है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट विचार है। ये जो विचार है ना, ये समाज बोलेगा तो क्या होता है? समाज बोलेगा तो राजसत्ता, न्याय सत्ता और नागरिक, उनका योगदान उसमें समाज में रहता है। और नागरिक में हर टाइप का नागरिक वहां पे रहता है। वहां पे सुतार रहता है, लोहार रहता है, चमार रहता है, ब्राह्मण रहता है, हर टाइप का नागरिक रहता है। उससे समाज बनता है, और वो समाज का संतुलन करने का काम जो है वो राजसत्ता, उसको कंट्रोल करने का काम है वो राजसत्ता करते हैं, और संतुलन न्याय देने का काम न्याय सत्ता करती है। ये न्याय सत्ता के ऊपर अगर राजसत्ता का इंटरफेरेंस ज्यादा चलेगा तो राम शास्त्री प्रभुणे निर्माण होने की संभावना नहीं है। राम शास्त्री प्रभुणे अगर आपको चाहिए, आपको अगर जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस के लिए राजसत्ता का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और यही हमारे देश में अभी हो रहा है। धर्म सत्ता और राजसत्ता ये जस्टिस के साथ में, न्याय सत्ता के साथ में इंटरफेरेंस कर रही है, और इसके लिए
न्याय सत्ता यहाँ पे हतबल होने का चांस ज्यादा है और उसको ही डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिक्टेटरशिप बोलेगा तो अगर राजा ने गलत किया तो राजा को भी एक कल्प्रिट के कटारा में खड़ा करने का और उसके ऊपर मुकदमा चलाने का, यही होता है न्याय सत्ता। न्यायाधीश सबसे ऊंचा होता है, राजा के ऊपर भी न्यायाधीश होता है। अगर राजा गलत करेगा तो न्यायाधीश को उसको दंड देने का अधिकार होना चाहिए, तो ये समाज व्यवस्था ठीक से चलती है। काकरे साहब, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ डिले ऑफ जस्टिस हो रहा है? डू यू थिंक दैट यू आर बीइंग अफेक्टेड पार्टी, जो जिस प्रकार से जस्टिस का डिलीवरी होना चाहिए था उस डिलीवरी में डिले हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? लोकल से भी हो रहा है, स्पीकर से भी हो रहा है? यस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हो रहा है इसका मतलब जस्टिस नहीं देने का है। और हमें तो मालूम है ना, हमें तो ये पिछले बहुत साल में, एक डिकेड में न्यायमूर्ति लोया से लेके हमने बहुत कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं। तो इसके लिए यहाँ के ये देश में न्यायमूर्ति के ऊपर कितना दबाव है वो हमें मालूम है। आखिर में न्यायमूर्ति भी एक आदमी रहता है, एक इंसान रहता है, और उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव आने की वजह से शायद उसके न्याय दान में कुछ खामियां हो सकती है। इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि न्याय दान में आपका इंटरफेरेंस किसी का भी, कोई भी सत्ता होने दो, इंदिरा गांधी से लेके आज तक जो लोगों ने न्याय सत्ता में इंटरफेरेंस किया और अपना खुद का वहां पे वर्चस्व निर्माण करने का कोशिश कर दिया, उनकी सत्ता चली गई। आज ये न्याय सत्ता के ऊपर इतना वो लोग कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। मुझे 100% मालूम है कि इनकी सत्ता ये देश में नहीं रहेगी। चिंतामणि खारकने साहब, आज की तारीख में जो आगे 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाली है, वहां पर तो जो अभी तक सर्वेक्षण आए हैं उसमें तो दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। अब असल में रिजल्ट क्या आता है वो तो दिसंबर 3 को मालूम पड़ेगा। बट दीज आर स्टेट इलेक्शंस। लोकसभा के चुनाव में अब भी लग रहा है कि मोदी जी और बीजेपी आगे हैं सबसे। तो फिर सत्ता कैसे जाएगी, ये जरा बताएं सर, बदलाव कैसे आएगा? देखो, लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हो गया, खाली 37% वोट मिला के बीजेपी सत्ता में आ गई जी। जो अपोजिशन पार्टी का जो वोट्स है वो बहुत सारा डिवाइड हो गया। अभी सेकंड नंबर के ऊपर जो अपोजिशन पार्टियां थी जो इलेक्शन हार गए थे उनका, और जो पार्टी जीत के आ गई मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसका जो वोट का जो डिफरेंस है वो वोट का डिफरेंस आप देखेंगे तो बहुत सारे जगह 5000 वोट से भी कम डिफरेंस है। वो सीट उन्होंने जीती है, ऐसे बहुत सारे सीट्स है। अभी मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे सीट्स में बहुत नैरोली एस्केप हो गई बीजेपी और वो सत्ता में आ गई। अगर टोटल वोट का आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो ये देश का सिर्फ 37 जो वोटिंग हो गया, वो वोटिंग का 37 वोट ही उनको मिला था। इसका मतलब उनके अगेंस्ट में वोटिंग करने वाले लोग ज्यादा थे। 67% लोग उनके अगेंस्ट में वोट करने वाले थे। तो इसके लिए उनको अभी सोचना चाहिए। अभी ये जो इंडिया गठबंधन हो गया है, उनका यही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, देखो पार्टी एक विचार के ऊपर चलती है, इनका विचार हमने 10 साल में देख लिया, और वर्चस्ववाद का उनका जो विचार है और बाकी लोगों को कुचलने का, जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म के ऊपर झगड़ा लगाने का, और कुछ काम नहीं करने का और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने का, ये जो उनकी मानसिकता है, ये मानसिकता हटाने के लिए सब बाकी के पार्टी के लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं और वो इकट्ठा होना ही चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, उनमें से जैसा उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ा, जैसा उन्होंने ओरिजिनल शिवसेना तोड़ के गुट बनाया, वैसा हर जगह पे
वो तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। और जैसा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष उन्होंने फिनिश कर दिया, अभी वो पक्ष का नामो निशान नहीं है गोवा में। ऐसे बहुत सारे स्टेट में उन्होंने ये छोटे छोटे पार्टी को फिनिश कर दिया, क्योंकि वो पार्टियां उनके विरोध में काम करती थी। जैसा केजरीवाल का उनका विरोध है, केजरीवाल को फिनिश करने के लिए वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनको मिनिस्टर को अंदर डाल रहे हैं, उनके ऊपर हर तरह का दबाव है। जैसा भारतीय जनता पार्टी का हर मिनिस्टर वो दूध का धोया हुआ है और बाकी के सब अदर पार्टी के मिनिस्टर बहुत करप्ट है, ऐसा उनका कहना है। और अगर वही मिनिस्टर उनके पार्टी में आ जाएंगे, जैसा अजित पवार आ गया, और अजित पवार का 70,000 करोड़ का जो घोटाला था उसके ऊपर वो जेल में भेजना चाहते थे। 8 दिन पहले मोदी जी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि 70,000 कोटी का जो घोटाला हो गया है, वो घोटाला हम लोग गवर्नमेंट बाहर निकालेंगी और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और 8 दिन के अंदर अजित पवार उनके पार्टी में शामिल हो गया। ये क्या कहता है? ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट डरा के, धमका के और साम दाम दंड भेद का उपयोग करके ये लोग अपनी पार्टी बढ़ाना चाहते हैं। उनका विचार, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी कोई भी नहीं मानता, क्योंकि वो 4% लोगों की आइडियोलॉजी है। भारत में 96% लोगों को यह आइडियोलॉजी बहुत पुराने जमाने से मंजूर नहीं है। ध्यान में रखिए। दुरुस्त बात। कारकरी साहब, अभी एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू सेड, आप ये कल आरएसएस का भी विजयदशमी रैली था। मोहन भागवत जी ने क्लियर कट एक विजन दे दिया कि राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को होना है और हम सब इसको बहुत बेताबी से देख रहे हैं और ये बहुत बड़ा इवेंट है और होना ही चाहिए। मोदी साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया और विजयदशमी के दिन 10 वचन का उन्होंने कहा कि 10, हम बोलते हैं कि संकल्प है 10 चीज का, जो उन्होंने कहा कि नॉर्मल लाइफ कैसे लीड करना है। बट बीजेपी का कैंपेन जिस प्रकार सोशल मीडिया है कि जो राम का काम अधूरा है, जब तक वो काम पूर्ण होता नहीं है कोई विश्राम नहीं है, नो रिलैक्सेशन। तो क्या ये ब्यूगल बज गया कि आने वाले 2024 तक जो भी चुनाव होगा वो राम, हिंदुत्व, सैफ्रनाइजेशन, आरएसएस आइडियोलॉजी इस पर चलेगा? आपको कैसे लगता है चिंतामणि साहब? देखो, राम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम मतलब जितने भी लोग हैं उसमें से वो सर्वश्रेष्ठ था। एक मराठी लेखिका है शैला बेल्ले करके। शैला बेल्ले ये जो लेखिका है, उसने दक्षिणायन करके एक किताब लिखी और वो दक्षिणायन किताब में उन्होंने पूरा रामायण लिखा है। ऐसा रामायण बहुत लोगों ने लिखा है। आज अपने पास वाल्मीकि रामायण और बाकी के जो रामायण है, वो रामायण के साथ में 18 तरह के रामायण ये दुनिया में मौजूद है। शैला बेल्ले ने भी अपना विचार रखा है। अभी शैला बेल्ले उस किताब में कहती है कि सबसे भ्रष्ट कौन है? भगवान। सबसे भ्रष्ट भगवान इंद्र होता है। हम रावण की मूर्ति क्यों जलाते हैं? रावण का स्टैच्यू क्यों जलाते हैं? रावण को हम भ्रष्ट मानते हैं ना। लेकिन सबसे भ्रष्ट, हर नारी के ऊपर जिसकी नजर है, वो ऐसा भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार करने वाला, अनैतिक काम करने वाला, हमारा इंद्र बोलेगा तो देवों का राजा था। अभी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि गौतम ऋषि अहिल्या के पति थे जी। अहिल्या कौन थी? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी जी। अभी कथा ऐसी, रामायण की कथा ऐसी कहती है कि वो जो अहिल्या थी, वो जब भी यंग थी, जब भी 16-18 साल की थी, तभी इंद्र उसके रूप को देख के मोहित हो गया और इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश परिधान किया और गौतम जैसा बन के उसके घर में गया और वो उसके साथ में व्यभिचार किया अहिल्या के साथ में। जैसा भी गौतम ऋषि को ये चीज मालूम हो गया,
तभी गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया और अहिल्या को शाप दिया और अहिल्या शिला हो गई और इंद्र को 1000 व्रण उसके शरीर के ऊपर आ गए। ऐसी रामायण की कथा कहती है। अभी शैला बेल्ले ने जब रामायण में ये किस्सा लिखा, तभी शैला बेल्ले ने ये लिखा था कि इंद्र वगैरह कोई नहीं आया था। देखो, हमारे बुद्धि प्रामाण्य को ये चीज जचना चाहिए कि कोई एक महिला कोई भी पुरुष पर पुरुष के प्यार में कभी कभी जा सकती है, और कोई लड़के के साथ में उन्होंने व्यभिचार किया। वो व्यभिचार इंद्र नहीं था, कोई लड़का था। ये लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग इंद्र को क्यों इतना बदनाम करना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंद्र को इस चीज में बदनाम कर दिया। और अहिल्या शिला नहीं हुई थी। गौतम मुनि ने, शैला बेल्ले लिखती है, गौतम मुनि ने अहिल्या को शिक्षा किया, उसको गांव के बाहर निकाला, एक गुहा में उसको रहने के लिए बोला, और जब ही राम वनवास को निकले और वो गौतम मुनि के आश्रम में चले गए, तभी उन्होंने ऐसा सुना कि ये जो आश्रम में गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या एक गुहा में रहती है और वो बहुत बूढ़ी हो गई है। तभी अहिल्या 75-80 साल की औरत हो गई थी, मतलब 80 साल गुजर गए थे। राम वहां पे पहुंचे, उन्होंने गौतम मुनि को बुलाया और गौतम मुनि को प्रार्थना किया। राम तो राजपुत्र थे, बहुत जाने माने थे, अयोध्या के राजा के पुत्र थे। गौतम मुनि ने भी राम की जो विनंती है मान्य की। राम ने उनको कहा, अभी उनको आपने जो शिक्षा किया है, जो दंड किया है, वो काफी हो गया। अभी उनको बाहर बुलाओ और उनको समाज में स्थान दो। और इसके लिए राम ने वो गुफा से, वो जो अंधेरी जो काल कोठरी थी, वहां पे लोगों के साथ में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा भुगत रही थी, वो अहिल्या को बाहर निकाला और अहिल्या को समाज में स्थान दिया। अहिल्या को जो परित्यक्ता थी, जो व्यभिचारिणी थी, उसको वापस समाज में स्थान देने के बाद में हमारी माइथोलॉजी ये कहती है कि अहिल्या शिला थी। राम का पदस्पर्श होने के बाद में वो शिला का अहिल्या वापस हो गई। ये माइथोलॉजी हमारे धर्म में घुसा घुसा के, ठूस ठूस के भर के, हमको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। हम बिना सोचे बहुत सारे चीज के ऊपर विश्वास रखते हैं। जैसे पार्वती के शरीर के मल से गणपति उत्पन्न हो गया, और गणपति ये शंकर का लड़का, और शंकर को अंदर जाने के लिए उसने रोका करके शंकर ने अपने लड़के का ही सिर उड़ा दिया और फिर उसको हाथी का सिर लगाया। ये जो माइथोलॉजी अंदर घुसा के ये लोगों को क्या मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारा धर्म और हमारा विचार बहुत कंटामिनेट हो गया, ऐसा मेरा खुद का कहना है। कारगरी साहब, कल उद्धव ठाकरे जी ने जारंगे पाटिल जी का भी थोड़ा सा उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोले कि हर समाज को अपना हक मिलना चाहिए। और जारंगे पाटिल जी का जो आंदोलन है, संघर्ष है, एक सही दिशा, सही रास्ता में है, बट सरकार शायद वो उसको फेल करेंगे। सरकार कैपेसिटी नहीं है उनके जो दिए हुए वादे को निभाना। तो जारंगे पाटिल जी और जो संघर्ष चल रहा है, और आज पूरे वातावरण बन गया है, फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी आज दिल्ली गए हैं, तो उद्धव ठाकरे जी जारंगे पाटिल जी का अप्रिशिएट करना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये जो जाति व्यवस्था अभी आ गई है वो पहले नहीं थी। पहले ये जो सनातन धर्म की बात करते थे, वो सनातन धर्म के पहले वैदिक धर्म, हम 4 वेद को मानते थे। वो वेद में कहीं पे भी जाति व्यवस्था का जिक्र ज्यादा नहीं है। मतलब वेद काल के पहले भी हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं आई थी। शक और हूण ये लोगों ने जब ये भारत के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद में ये जाति व्यवस्था का उदय हो गया, ऐसा मेरा अभ्यास कहता है। और इसके लिए
ये जाति व्यवस्था ये तात्कालीन परिस्थिति है। हमें हमारा देश एक संघ बनाना है। देखो, कोई भी बीमारी है उसको कुछ रेमेडी देना चाहिए, लेकिन बीमारी से वो रेमेडी अगर ज्यादा भयानक रहेगी तो बीमारी कम नहीं होती है, वो बढ़ते जाती है। ये मेरा खुद का कहना है। मैं ये मेरे पार्टी का मत का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं। उद्धव जी ने ये जो तात्कालीन बीमारी है, जो समाज में दुभंग हो गया है, समाज टूट गया है, उसको एक संग करने के लिए और समाज के एक बड़े हिस्से को शांत करने के लिए उन्होंने ये कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। समाज में शांतता होना बहुत जरूरी है। अगर समाज शांत रहेगा तो समाज तरक्की करेगा। अशांत समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। शायद उद्धव जी ने ये व्यापक दृष्टिकोण सामने रख के ये लोगों को सपोर्ट और समर्थन दिया होगा कि समाज में शांतता आए और चले। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से कोई बच्चा आपके पास कोई जिद कर रहा है, अगर उसकी जिद आप पूरी नहीं करेंगे तो बच्चा वायलेंट हो जाता है और घर की शांति बिगड़ी जाती है। इसके लिए वो बच्चे को कुछ देके और बच्चे को समझा के बुझा के घर की शांति हम लोग रखना चाहते हैं। इसके लिए मराठा समाज को शांत करना उद्धव जी चाहते हैं और मराठा समाज आज के तारीख में शांत कभी हो जाएगा। उनको जो खिलौना चाहिए, ये जाति व्यवस्था में उनको जो रिजर्वेशन चाहिए, ये तो मैं बोलता है बच्चों का खिलौना है। ये रिजर्वेशन उनको चाहिए। अगर ये रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा तो बच्चा समाज का वो हिस्सा शांत हो जाएगा। गणेश साहब, मराठा आरक्षण से क्या मराठा समाज जिसमें 96 कास्ट हैं, 96 जातियां हैं, उनका कोई फायदा होगा क्या? अगर आरक्षण मान लीजिए आज मिल गया, क्या फायदा होने वाला है? देखो, ये आरक्षण देने की नौबत क्यों आ गई? ये आरक्षण देने की नौबत इसके लिए आ गई कि समाज का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान, विज्ञान और टोटल समाज व्यवस्था में उनको बाजू में रखा गया। एक 4% लोगों ने उनको ज्ञान से वंचित रखा। इसके लिए उनकी तरक्की नहीं हुई और समाज में वो ऊपर उठे नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये समझा। उनके ऊपर बहुत पढ़े लिखे थे। ये देश में बाबा साहेब अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं था। उनका जो ज्ञान लालसा थी, उनका जो ज्ञान संपादन करने का तरीका था, वो एक आदमी के लिए नहीं, एक भगवान के जैसा था। मतलब सरस्वती की कृपा हम लोग जो बोलते हैं ना, वो जो पढ़ते थे, वो लिखते थे, वो जन्म भर पूरी जिंदगी भर वो नहीं भूलते थे। उतनी उनकी मेमोरी बहुत बड़ी थी और इसके लिए उनकी ज्ञानोपासना हमारे समाज के हर आदमी के पास होनी चाहिए और हर आदमी ऊपर उठना चाहिए। एक ब्राह्मण समाज और ये वैदिक समाज जो बहुत कम संख्या में है, उनको ही सिर्फ ये अधिकार मिलना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये रिजर्वेशन का अस्त्र उपयोग किया। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, हमारे तुकाराम महाराज भी ये जो समाज व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक युद्ध किया था और समाज के ये जो बलिष्ठ वर्ग है, जो दूसरे को ज्ञान से वंचित रखते हैं, उनके साथ में उनका जमता नहीं था। और इसके लिए बहुजन समाज ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज की पालकी कंधे के ऊपर उठाते हैं, क्योंकि सीखने का हक, ज्ञानोपासना का हक, उससे कोई भी आदमी वंचित नहीं रखना चाहिए। ये उनकी धारणा थी। बाबा साहेब अंबेडकर साहब की भी यही धारणा थी। इसके लिए ये हमने जो हजारों साल इनके ऊपर जो अत्याचार किया है, ये अत्याचार सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये शैक्षणिक अत्याचार भी है। औरत लोगों के ऊपर भी शैक्षणिक अत्याचार किया है। हमारे यहाँ पे 200 साल पहले औरत को घर के बाहर जाने का
स्कूल में जाने का कोई नाम तक नहीं ले सकते थे। इवन ब्राह्मण समाज में भी औरतें घर के बाहर सीखने के लिए नहीं जाती थी। हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब भी औरत लोगों के लिए स्कूल निकाला, तभी उनके ऊपर अत्याचार बहुत किया, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। ऐसा था हमारा समाज। हम लोग सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सिर्फ सीखना, ये मुट्ठी भर लोगों की जो अस्मिता है, जी। उसको अस्मिता को कायम रखने के लिए हम लोग रखना चाहते थे। कारखाने साहब, चलते चलते आप ये बताएं कि जो आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर के आ गई सिर्फ 37% वोट शेयर के साथ, 2024 में क्या उस स्थिति में बदलाव आएगा आपके मुताबिक? जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि देखो, हर चीज में कर्नाटक से लेके मणिपुर तक, जहां तक भाजपा ने जो घोटाला किया है, मतलब लीगल और सोशल, सिर्फ घोटाला आर्थिक नहीं होता है, सोशल घोटाला भी होता है। जाति जाति में झगड़ा और समाज में फूट, ये सोशल घोटाला है। लीगल घोटाला बोलेगा तो न्याय व्यवस्था अपने हाथ में लेके किसी को जस्टिस नहीं देने का, वो लीगल घोटाला होता है। ऐसे हर तरह का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लोगों को गुमराह किया है, उनके कई बंदे वो सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तरह तरह की माइथोलॉजी लाके और तरह तरह के मैसेज भेज के जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज का माथा भड़काते हैं। इसके लिए आज तक वो चुन के आए हैं, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है। बहुजन समाज भी शाना हो गया है, उनको भी मालूम पड़ गया है। देखो, गुलामी बहुत बुरी रहती है। हम लोग गुलामी को कंडेम करते हैं, लेकिन हमें गुलामी महसूस भी नहीं होती, ये बहुत बुरी बात है। गुलामी करना बुरी बात है, लेकिन हम गुलाम है, ये हम महसूस भी नहीं कर रहे हैं। हजारों साल से हमें महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम कोई लोगों के गुलाम हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। ये चीज से हमें बाहर निकलना चाहिए, और ये इंडिया है, इंडिया यही कर रही है। पॉलिटिकल एजेंडा एक अलग बात है, लेकिन हमारे राष्ट्र का इतिहास एक अलग बात है। राष्ट्र की हिस्ट्री और राष्ट्र का फ्यूचर, ये दोनों को हमको संभालना चाहिए। हिस्ट्री से सिंहावलोकन करके हमें कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ के राष्ट्र को देखना चाहिए। चिंतामणि खारकने साहब, विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते जो आपने अभी कहा, गुलामी बड़ी बुरी बात है, लेकिन ये महसूस भी ना करना कि आप गुलाम हैं और गुलामी के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप कुछ सुनाएं तो। देखो, अभी नवरात्र हो गया जी। नवरात्र में श्री सूक्त करके है जी, श्री सूक्त। श्री सूक्त घर घर में बोला जाता है सर। मैं तो 365 डेज श्री सूक्त पूजा करने के टाइम में मैं बोलता हूं, और श्री सूक्त में ऐसा कहा है, उसको दुनिया के हर क्षेत्र का उसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। श्री सूक्त में ऐसा कहा है कि अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी उपम वये श्रीमान देवी दुर्शताम। अश्वपूर्वाम, आगे अश्व है, रथ मध्याम, बीच में रथ है, और हस्तिनाद प्रबोधिनीम, हाथी के गले में जो घंटा का आवाज आता है और हाथी का चलने का जो एक धीर गंभीर आवाज आता है, ऐसा सैन्य हमारे पास लेके, हे महालक्ष्मी तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब हम सिर्फ लक्ष्मी को नहीं बुलाते हैं, हम लोग सत्ता को भी बुलाते हैं, हम लोग सामर्थ्य को भी बुलाते हैं। जिसके पास सामर्थ्य रहता है, वो सामर्थ्य हमारी लक्ष्मी को हम संभाल के रख सकते हैं। बिना सामर्थ्य के बिना लक्ष्मी हमारे पास नहीं रहती है। लक्ष्मी जिसके पास रहती है, जिसके पास विष्णु रहता है, और विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र और गदा है,
विष्णु की भार्या लक्ष्मी है, इसके लिए विष्णु की उपासना, सामर्थ्य की उपासना हमें करनी चाहिए। ये सामर्थ्य दूसरे को डराने के धमकाने के लिए नहीं करने का है, हमारी खुद की रक्षा करने के लिए और समाज का संतुलन रखने के लिए ये सामर्थ्य हमें चाहिए। ये श्री सूक्त का गर्भित अर्थ है। क्या बात है सर, क्या बात है, Fantastic. क्या फैंटास्टिक सर, जबरदस्त, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। चिंतामणि कारकने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर विजयदशमी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। कब है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूं जी। हर साल हम लोग जो रावण दहन करते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, रावण ने सीता को स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी हम रावण का दहन करते हैं। और मणिपुर में ऐसे हजारों सीता का दहन हो गया, उनको लज्जित किया गया, उनको नग्न किया गया। वो जो रावण हमारे समाज में घूम रहे हैं, वो रावण का दहन होना चाहिए। असली रावण का दहन हमें मंजूर नहीं है। मैं रावण का कोई भक्त नहीं हूं, मैं राम का भक्त हूं। फिर भी रावण को जैसा खराब दिखाया गया, उतना खराब रावण नहीं है। आज के दुनिया में ऐसे हजारों लाखों रावण घूम रहे हैं। वो रावण बोलेगा तो उनका विचार है, ये विचार का दहन होना चाहिए। और विजयादशमी के दिन हमें ये सौगंध लेनी है कि हमारे समाज का जो गलत विचार है, ये विचार हम लोग छोड़ देंगे। जय Thank you so हिंद, much, sir. जय महाराष्ट्र, जय जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। थैंक यू सर। वंदे मातरम। Now that was really wonderful, Pradeep ji. Fantastic. I love this show. I really Yes. truly love this show. Even though I think I've spoken the least in a long, long time on this Yes. particular show, but I was listening. It was fantastic. Really a pleasure listening to Mr. Chintamani Kharkanis and his view of the world. और जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, that's all that we've got for you in tonight's show, Nation Now पर. Please do like the channel, subscribe to the channel, and share whatever you have seen if you like it, or even if you dislike it. और कमेंट ज़रा ज़रूर भेजें, अपना रिस्पॉन्स भेजें, बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें if you haven't done so already. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.